नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 5-6 नंबर के आते ही आते हैं। तो आपको उन इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को याद रखना, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र। तो आपको याद रखना है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। मतलब संघ के जितने भी अनुच्छेद 1 जो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो उसमें संघ का नाम, उनके राज्य क्षेत्र के विषय में ब्रीफ से बताया गया है। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का निर्माण, ऐसे आप याद रखेंगे, नए राज्यों का निर्माण। आप यहाँ तक भी याद रख सकते हैं और फिर याद रख सकते हैं कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। जैसे कि तेलंगाना बना, तो इस तरह से राज्य के विषय में दिया गया है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद अब 13 देखते हैं। तो ये भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत ये सब अनुच्छेद हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 13, यानी इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब कम करना, घटाना। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। इसमें क्या कहा गया? विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? तो विधि के समक्ष। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है। हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता हो, इस विषय में जो जिक्र किया गया अनुच्छेद 16 में कहा गया है। तो लोक नियोजन में समानता की बात करता है ये। अब अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या मतलब होता है? मतलब जो पहले चलता आ रहा था छुआछूत को लेकर, अगली जाति के लोग पिछड़ी जाति से मतलब भेदभाव करते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, तो उन सब चीज़ों का जो है इस अनुच्छेद के तहत अंत करने की व्यवस्था की गई है। अब है अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र्य, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर कहीं दिया रहेगा वाक स्वातंत्र्य। मतलब जो हमें बोलने की आज़ादी दी गई है वो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आप इसको याद रखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आपके जीवन का कोई अंत नहीं कर सकता है, आपको यूं ही मार नहीं सकता है कोई। अगर फांसी की भी सज़ा होती है अब, तो वो भी कैपिटल पनिशमेंट भी जो है अब बहुत कम कर दिया गया है। जघन्य से जघन्यतम अपराध में अब कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 हमें देता है। और अनुच्छेद 21 का जो है वो क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है?
कि जन्म से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो उसकी बात अनुच्छेद 21 क करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। शैक्षणिक संस्थान की जो स्थापना है और उसके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 30 करता है। मतलब शिक्षा संस्थानों में इसके प्रचार करने, इसके प्रशासन से रिलेटेड अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से रिलेटेड जो भी अधिकार होते हैं वो अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उस पर प्रशासन कर सकते हैं, उसका इस चीज़ का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 31 ग, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विषयों का पृथक्करण करना। तो डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी को प्रभावित करने वाली विधियों, मतलब नियम कानून विधियों का व्यावृत्ति। इसका क्या मतलब होता है? पृथक्करण। व्यावृत्ति मतलब पृथक्करण। तो ये बात कही गई है, आप इसको याद रखेंगे। अब अगला है अनुच्छेद 32, जिसमें है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जिसमें कि 5 प्रकार के रेट जारी करती है, उसके द्वारा संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो यह अनुच्छेद था भाग 3 से रिलेटेड। अब देखते हैं भाग 4 से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र जो किया गया अनुच्छेद 56 से 51, इसके में जो है कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए। जिसमें कि पहला है अनुच्छेद 38, 40, 44, 45, 46, 50 और 51। उसके बाद फिर भाग 4 को मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अनुच्छेद 51 क में कहा गया है मौलिक कर्तव्य की बात। तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। इसमें जो कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दरअसल ये जो अनुच्छेद होता है, ये राज्य को निर्देश दिया जाता है कि आप इस अनुसार काम करें। तो उसमें कहा गया कि राज्य जो है जनता के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अभिवृद्धि मतलब उन्नति भी होता है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें कि जनता का कल्याण हो और उसकी उन्नति हो। तो यह कर्तव्य राज्य का होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का संगठन कह लें, गठन कह लें। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन करता है? अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 से कम उम्र के बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
तो 6 से कम उम्र के बच्चों में सभी आ जाएंगे। बच्चों के लिए 2 वर्ड याद रखना है आपको, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो यह कहा गया है, राज्य को निर्देश दिया जाता है कि 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। अब अनुच्छेद 46 क्या कहता है? कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साथ ही अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो ऐसे याद रखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, अजा यानी अनुसूचित जाति, अजजा यानी अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग, कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी, कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी अभिवृद्धि या उन्नति। तो राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो भी समाज में कमजोर वर्ग है उनको शिक्षा और उनके संपत्ति से संबंधित उन्नति कैसे हो, इस पर वो कार्य करें। अगला है अनुच्छेद 50, जिसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो किसमें वो कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट कार्य करेंगे, कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा। अगर दबाव डालेगा तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन होगा। तो इस वजह से दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से दोनों की पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि को आप उन्नति भी लिख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 कहता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनी रहे, इस विषय में भारत प्रयास करता रहे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। अब देखते हैं अनुच्छेद 51 को, जो कि भाग 4 क में आता है, जिसमें कि बात कहा गया है मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य 51 को अनुच्छेद में है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, 51 को बोले तो मौलिक कर्तव्य बोलना है, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए आपको इसमें से कुछ कीवर्ड निकाल के रखने हैं जिससे कि आपको सहूलियत होगा याद करने में। जैसे कि इसमें याद रखना है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। तो राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें पंचायत याद रख लेना है। इसमें समान नागरिक संहिता याद रख लेना है। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किससे? 6 वर्ष से कम उम्र के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से कम उम्र के लिए। इसमें शिक्षा और संपत्ति संबंधी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी अभिवृद्धि, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, मौलिक कर्तव्य। इस तरह से आपको याद रखने हैं। ओके, अब कुछ और अन्य अनुच्छेद को देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 जिसमें से है, जिसमें क्या कहा है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो आप इसको याद रखेंगे, राष्ट्रपति का
क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है क्षमा या कुछ अन्य मामलों में दंडादेश के निलंबन और उसका लघुकरण कर सके, राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 मतलब कोई अगर अपराध करता है, अगर राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लेके जाता है तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम कर सकता है या फिर फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है। तो इस तरह के कार्य जो है करने की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को देता है। वहीं अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन से रिलेटेड या देश के कुछ किसी व्यवस्था के विषय में जानकारी अगर चाहिए राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री जो है वो जानकारी देगा। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक, आप याद रख लेंगे इसे। धन विधेयक की बात कौन करता है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 123 क्या है? अध्यादेश। ऐसे एक शब्दों में याद रख लेंगे, अध्यादेश, धन विधेयक। अध्यादेश क्या होता है कि मतलब संसद जब विषांतकालीन हो, मतलब जब संसद नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। अब अनुच्छेद 143 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब अनुच्छेद 155 देखते हैं। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 161 क्या है? क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति। आप यहाँ देखे थे अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का जिक्र जो है अनुच्छेद 161, 72, 161 ऐसे कंपैरिजन करके भी आप याद रख सकते हैं। अब अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो इसकी बात करता है अनुच्छेद 163। अब अनुच्छेद 167 देख लेते हैं। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जैसे कि हमने यहाँ देखा था अनुच्छेद 78, वैसे ही अनुच्छेद राज्य में 167 है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अगली वीडियो में हम इसके और भी अनुच्छेदों को देखेंगे। तो आज 167 तक ही रहने देते हैं। आपको इसमें भी कीवर्ड याद रखना है, क्षमादान, राष्ट्रपति की शक्ति, फिर राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, धन विधेयक, अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, राष्ट्रपति का शक्ति, फिर राज्यपाल की नियुक्ति, क्षमादान, राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। अब एक बार हम
जितने भी अनुच्छेद पढ़े उसको रिवीजन करते हैं। आप आंख बंद करके ईयरफोन लगा लीजिए, मैं बोलता चाहता हूँ, आप उसको सुनेंगे, 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 1 था संघ और राज्य, मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 था नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 था अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 ग था डीपीएसपी को प्रभावित करने वाले विधियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य जो है लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 था ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 था 6 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 था कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 को था मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 था क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को जो था। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई थी। 112 मैंने नहीं लिखा था, 112 था वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अनुच्छेद 112 था वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 था संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को अधिकार, यानी संसद जब नहीं चल रहा होता है उस वक्त अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 143 था सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 था राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 था क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 था राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद 167 था राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए रोचक वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।